हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघवसाई.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर बताइए। ये मोस्ट टाइम भी प्रश्न है जो परीक्षाओं में आता है और आपको थोड़ा दुविधा में डाल देता है, क्योंकि भौतिक गुण लिखना आसान है, रासायनिक गुणों को लिखना थोड़ा कठिन पड़ता है। तो यहां हम रासायनिक गुणों को समझेंगे, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, रासायनिक गुणधर्म एक एक करके हम देखेंगे और साथ ही साथ अंतर को भी समझेंगे। सबसे पहले धातुओं का पहला रासायनिक गुण हम इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एक तत्व से दूसरे तत्व के पास जाना या आना, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का लेन देन। क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण? यहां बताया गया है धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागती हैं? धातुओं के पास इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती हैं, दूसरे तत्वों या अधातुओं को दे देती हैं। और जब हमने पढ़ा है कि किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है और अधातुएं इसकी विपरीत होती हैं। उनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता होती है, उन्हें कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अष्टक को पूर्ण करने के लिए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनों को ले लेती हैं और इलेक्ट्रॉनों को लेकर वो ऋण आयन में बदल जाती हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। यहाँ देखिए सोडियम एक धातु है, इसके देखिए इसके अंतिम कक्षा में एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, अगर यह सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को दे दे, तो इसकी जो तीसरे नंबर की कक्षा है ये खत्म हो जाएगी और इसके पास केवल दो ही कक्षाएं बचेंगी और ये दोनों ही पूरी तरह से भरी हुई या संतुष्ट कक्षाएं हैं। और तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगी और इलेक्ट्रॉन देकर इसके ऊपर एक धनावेश आ जाएगा। अगर कोई तत्व दो इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर दो धनावेश आते हैं। यहां पर क्लोरीन को देखिए, इसकी जो अंतिम कक्षा है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर 7 से 8 हो जाते हैं इसके अंतिम कक्षा में और 2 8 8 ये भी संतुष्ट अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पर एक ऋणावेश आ जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पर इनकी संतुष्ट अवस्थाएं और आयन दिखाए गए हैं। तो धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन देकर संतुष्ट होती हैं। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं, ये अधातुओं के पास ये इलेक्ट्रॉन लेकर संतुष्ट होती हैं, ऋण आयन बनाती हैं। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाती हैं, अर्थात विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। ये हुआ हमारा पहला अंतर। चलिए दूसरे अंतर की ओर बढ़ते हैं हम। अपचायक और उपचायक प्रकृति पहले समझेंगे, फिर हम बताएंगे कि धातुएं क्या होती हैं, उपचायक या अपचायक, और अधातुएं क्या होती हैं। देखिए धातुएं क्या करती हैं। अभी हमने देखा कि धातुएं किसी अन्य तत्व को या अधातु को इलेक्ट्रॉन दे देती है और इलेक्ट्रॉन देकर उसका अपचयन कर देती है, जबकि अधातुएं दूसरे तत्व से या धातुओं से इलेक्ट्रॉन लेती हैं। क्लोरीन को हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ले रहा था वो सोडियम से, तो इलेक्ट्रॉन लेकर धातुओं का उपचयन कर देती हैं। चलिए हम चित्र से समझते हैं वापस। यही वापस हमने एक यहाँ पर समीकरण लिखी हुई है। यहाँ देखिए सोडियम हम जानते हैं धातु है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन या धातु को दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनों का निकलना, अगर सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना ये बताता है कि इस धातु का अपचयन हो रहा है, ये उपचयन हो रहा है इस धातु का, इलेक्ट्रॉन निकलना। और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किसी के पास इलेक्ट्रॉनों का आना बताता है कि उसका अपचयन हो रहा है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकले हैं और क्लोरीन के पास गए हैं।
सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉनों का निकलना सामान्यतः उपचयन है, और ये इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन के पास गया, इलेक्ट्रॉनों को लेना अपचयन है। तो क्लोरीन का यहाँ पे अपचयन हो रहा है, अपचयन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और इलेक्ट्रॉन किससे मिल रहा है इसको? सोडियम से मिल रहा है। तो सोडियम क्लोरीन का अपचयन कर रहा है, इसलिए सोडियम क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। आप इसे उल्टा भी देख सकते हैं, यहां क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। किससे ले रहा है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन? सोडियम से। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, यानी धातु से इलेक्ट्रॉन निकला, और धातुओं से इलेक्ट्रॉनों का निकलना उपचयन कहलाता है। तो सोडियम का अपचयन कब हुआ? जब क्लोरीन ने उससे इलेक्ट्रॉन लिया। तो क्लोरीन के कारण सोडियम का अपचयन हुआ है, इसलिए क्लोरीन यहां पर उपचायक है। तो वापस मैं समझाऊंगा, साधारण सी बात है, अगर जो धातुएं हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए वे अपचायक होती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इसलिए वो उपचायक होती हैं। धातुएं प्रबल अपचायक हैं, ये इलेक्ट्रॉन देकर अधातुओं का अपचयन कर देती हैं, जबकि अधातुएं प्रबल उपचायक हैं, ये धातुओं से इलेक्ट्रॉन लेकर उनका उपचयन कर देती है। तो ये हुआ हमारा दूसरा रासायनिक अंतर। चलो तीसरे की ओर बढ़ते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया। देखें धातुओं और अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया किस प्रकार होती है। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जिनका विलयन क्षारीय होता है। यहां पर समझाया गया, ये मैग्नीशियम धातु है, इसने ऑक्सीजन से क्रिया करी, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया एक धातु का ऑक्साइड। इसे मैं अब पानी में घोलूं तो देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार बन गई। तो धातुओं के ऑक्साइडों को अगर हम पानी में घोलें तो वह जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है, वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इस प्रकार धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं का क्या होता है? अधातुएं भी ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, वो भी अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन उनके ऑक्साइड अगर पानी में घोले जाएं तो अम्लीय विलयन बनाते हैं। देखिए यहां पर कार्बन एक अधातु है, इसने ऑक्सीजन से क्रिया करी और कार्बन डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड तैयार हो गया। इसे मैंने पानी में घोला और H2CO3 एक अम्ल बन गया। तो अधातुओं के ऑक्साइडों को अगर हम जल में घोलें तो जलीय विलयन अम्लीय हो जाता है, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अर्थात अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये हुआ हमारा तीसरा रासायनिक अंतर। चलिए चौथे की ओर बढ़ते हैं, अम्ल से क्रिया। अम्ल, तनु अम्लों से क्रिया। देखें कौन अम्ल से क्रिया करता है और कौन नहीं करता। तो हम जानते हैं, हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है कि धातुएं अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर देती हैं। देखो यहाँ पे दिखाया गया है Zn, जस्ता, जिंक एक धातु है, इसे मैंने HCl तनु अम्ल में डाला और जैसे ही मैंने डाला तो इसका लवण बन गया, इस धातु का लवण बन गया ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकली बुलबुलों के रूप में। इस क्रिया को हम एक टेस्ट के रूप में भी करके देख सकते हैं। ये मैंने एक बीकर में अम्ल लिया और उसमें एक धातु का टुकड़ा डाल दिया। जैसे ही धातु अम्ल में गई वहां पर सरसराहट और बुदबुदाहट हुई और हाइड्रोजन गैस निकली। अगर इस परखनली के ऊपर मैं जलती हुई तीली ले जाऊं तो वो पटपट की ध्वनि के साथ जलेगी। तो इस प्रकार धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, जबकि अधातुएं अम्लों से कोई क्रिया नहीं करती और ना ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो ये अम्लों से क्रिया के आधार पर हमने धातुओं और अधातुओं का अंतर देखा। पांचवा अंतर हमारा है हाइड्रोजन से क्रिया के आधार पर। तो देखिए धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके विद्युत संयोजी, या ये मैं यहां पे लिख सकता था आयनिक हाइड्राइड बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? देखिए चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। कैल्शियम एक धातु है, इसने हाइड्रोजन से क्रिया करी और कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 एक यौगिक बना। हाइड्रोजन के यौगिकों को हम हाइड्राइड कहते हैं। अब इसकी प्रकृति देख लें कि ये विद्युत संयोजी है या सहसंयोजी। तो देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि कैल्शियम
का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-8-2 होता है। इसके अंतिम कक्षा में अर्थात संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ दिख रहे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें तो इसकी पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में। इसे संतुष्ट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि कैल्शियम के पास अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आपको दिख रहे हैं ये। अगर कैल्शियम इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे तो इसकी अंतिम कक्षा खत्म हो जाएगी और जो तीसरे नंबर की कक्षा है उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, यह भी संतुष्ट अवस्था प्राप्त कर लेगा। तो क्या होता होगा? यस, आपको समझ में आ गया। कैल्शियम अपने अंतिम कक्षा के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं को दे देती है। तो कैल्शियम भी संतुष्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन देकर, और उसके पास उसके सिर पर 2 धन आवेश आ गए क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। और हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो भी संतुष्ट हो गए। उसकी पहली कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए और वे इलेक्ट्रॉन लेकर उन पे 1-1 ऋण आवेश आ गया। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उनका नीचे दिखा रहा है कि वो संतुष्ट हो गए हैं। उन्होंने उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के देने और लेने से आयनों में बदल गए हैं। फिर ये विपरीत आयन एक दूसरे के पास आते हैं, मजबूत अंतर आयनिक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। ऐसे यौगिकों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं जो आयनों से बने हैं। और चूंकि ये पानी में घुल जाते हैं और ये इन आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इन यौगिकों को हम विद्युत संयोजी यौगिक भी कहते हैं। तो एक बात हमें पता चल गई कि धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके जो हाइड्राइड बनाती हैं वे आयनिक या विद्युत संयोजी प्रकृति के होते हैं, धन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं। अधातुएं क्या करती होंगी? अधातुएं भी हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं, बिल्कुल करती हैं। ये देखिए, ये ऑक्सीजन जो एक गैस है, एक अधातु है, इसने हाइड्रोजन से क्रिया करी और पानी बन गया। अब देखें ये यौगिक कैसा है? क्या यह आयनों से बना है या परमाणुओं से बना है? ये हाइड्रोजन दिखाए गए हैं। H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और इनकी अंतिम कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। H2O में 1 ऑक्सीजन परमाणु है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 है क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसकी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब देखिए जब एक दूसरे के पास जाते हैं तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ रही है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और साझे वाले इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान हक होता है। तो ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के 1-1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया तो उसके पास भी 6 धन 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइड्रोजन ने भी ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया तो उसके पास भी 1 धन 1 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं हुआ बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है और साझेदारी करके इन्होंने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है। ये संतुष्ट अवस्था में आ गए हैं। इस प्रकार के बंधों को हम साझे से बने हुए बंधों को सहसंयोजी बंध कहते हैं और इस प्रकार बने यौगिकों को हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं क्योंकि इनमें आयन नहीं है, इनमें तत्व परमाणु के रूप में ही एक दूसरे से जुड़ रहा है। तो हमें पता चल गया कि अधातुएं भी हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं लेकिन उनके जो हाइड्राइड बनते हैं वे सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। वे परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। ये हो गया हमारा 5वां अंतर। हम बढ़ते हैं अपने 6ठे अंतर की ओर। क्लोरीन से क्रिया। बिल्कुल जैसे हाइड्रोजन से क्रियाएं हो रही हैं उसी प्रकार धातु और अधातु क्लोरीन से भी क्रिया करती हैं। धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके विद्युत संयोजी या आयनिक क्लोराइड बनाती हैं। जैसे सोडियम धातु ने क्लोरीन से क्रिया करके नमक बनाया। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, सोडियम के ऊपर 1 धन आवेश आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर 1 ऋण आवेश आ जाएगा। फिर ये दोनों आयन एक दूसरे से आयनिक बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे और ये बन गया हमारा विद्युत संयोजी यौगिक। जबकि अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके, बिल्कुल ये देखिए कार्बन एक अधातु है, इसने क्लोरीन से क्रिया करी और एक यौगिक बनाया CCl4। क्लोरीन से बने यौगिकों को हम क्लोराइड कहते हैं। चलिए इसकी संरचना देखें, इसका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें क्या हो रहा है। कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इस प्रकार यहां पर 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया। और जब आप गिनेंगे तो कार्बन के गिन लीजिए, कार्बन के भी 8 हो गए और क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार कार्बन यानी अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके इलेक्ट्रॉनों का साझा करती हैं, सहसंयोजक बंध बनाती हैं और सहसंयोजी यौगिक तैयार
हो जाता है। तो धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके विद्युत संयोजी, जबकि अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजी क्लोराइड बनाती है। हमारे पास 6 अंतर आ गए। आप और भी रासायनिक अंतर लिख सकते हैं। मैं आपको एक अंतर मौखिक बताता हूं। 7वां है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हम धातु और अधातु का अंतर कर सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया हमने अध्याय 1 में पढ़ी है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन या यौगिक से प्रतिस्थापित कर देती है, अर्थात धातुओं में विस्थापन अभिक्रिया होती है जबकि अधातुएं विस्थापन अभिक्रिया नहीं करती। ये आप 7वां अंतर भी यहां पे लिख सकते हैं। चलिए, हम उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।